सो वेलकम टू योर चैनल स्टडी यात्रा। तो आज है सॉल्यूशंस का लेक्चर नंबर 6 जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 04। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा है बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और पार्शियल प्रेशर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओस्मोटिक प्रेशर। अब जैसे कि हमने पिछले 3 जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज रही हैं वो भी आसान है, तो ये तो सबसे आसान कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसमें एक ही फॉर्मूला है और इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलो पढ़ाई को बोरिंग नहीं इंटरेस्टिंग बनाते हैं स्टडी यात्रा के साथ। तो हमको ओस्मोटिक प्रेशर से हमको पढ़ना पड़ता है एक टॉपिक डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है कि नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम देयर हायर concentration to lower concentration। ठीक है, तो अब जैसे कि ये कंटेनर है भाई, फिर इस कंटेनर के बीच में मेम्ब्रेन है। ठीक है, फिर इसमें हमने 2 सोल्यूशन रख दिए, सोल्यूशन 1 और सोल्यूशन 2। अब जिसमें पता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 जो है वो ज्यादा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 के। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे हम लोग सॉल्यूट को कह लें, अगर हमारे पास सॉल्यूट हमारे पास एक्सेस में है, ठीक है, फिर दूसरा का हमारे पास अगर सॉल्वेंट अगर एक्सेस में है, हाँ, तो फिर इसमें अगर हम लोग अगर सॉल्यूट अगर अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन आने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो अगर ये सॉल्यूट है, ठीक है, फिर अगर ये सॉल्यूट अगर एक्सेस में है तो वो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा। लेकिन कैसे कि वो ऐसे जाएगा कि जिसकी कॉन्सेंट्रेशन जहां पर ज्यादा है वो उस वाले को हायर लेगा, ठीक है, और जहां पर लोअर है वो उसको लोअर लेगा। ठीक है, फिर अब अगर हम लोग अगर सॉल्वेंट के केस में उल्टा हो जाएगा कि सॉल्वेंट के लिए हायर कॉन्सेंट्रेशन किसकी होगी, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन में कम है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सॉल्वेंट है। पर लेकिन सॉल्वेंट के लिए हायर कॉन्सेंट्रेशन कौन सी होगी, ये वाली, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन असलियत में कम है, हायर, और यहाँ पर हो जाएगा लोअर। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज थी जो आपको मतलब जो कि इस चीज के लिए इम्पोर्टेंट है। और दूसरा आपको पता चल गया है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे रिएक्ट करते हैं अगर वो एक कंटेनर में हो। तो अब हम लोग इसके बाद इसके अगले टॉपिक, अगला हमारा टॉपिक है ओस्मोसिस। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि इट इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ अ सॉल्वेंट, किसका, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, जो मैं अभी जो वर्ड लिखने वाला हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है कि इस क्या वर्ड है ये। ठीक है, तो ये होता है सेमी, सेमी के बाद यहाँ पे लिखेंगे, ठीक, सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन जिससे हम लोग SPM भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे शायद से फ्रॉम था, फ्रॉम, हाँ, तो अब हम पढ़ते हैं कि द इट इज अ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन, जिसे हम SPM भी कहते हैं, फ्रॉम अ प्योर सॉल्वेंट टू अ प्योर डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है,
तो अभी इसका क्या मतलब है मैं आपको वो समझाता हूँ कि तो अब जैसे हमने ऑस्मोसिस पे हमने क्या पढ़ा, ऑस्मोसिस पे हमने ये चीज पढ़ी कि जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट हमारा ऐसे जाता है ना, अभी नीचे हमने पढ़ी है, ठीक, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया सॉल्यूट, ठीक है। और हमने इसके नीचे हमने पढ़ा था कि सॉल्वेंट क्या होता है ना, कि सॉल्वेंट ऐसे जाता है, अभी अभी हमने पढ़ा है, ये क्या है, सॉल्वेंट। पर अब दिक्कत क्या है कि इसमें क्या लिखा है कि इट इज स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, सल्यूट के बारे में नहीं लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सॉल्यूट आगे पास ही नहीं होता है, मतलब वो यहाँ पर जा ही नहीं पाता है, तो सिर्फ सॉल्वेंट जाता है, सिर्फ सॉल्यूट नहीं जाता है। तो अब इसके पीछे का रीजन क्या है, अब उसका बात करते हैं कि ड्यू टू परमिट ड्यू टू परमिट मॉलिक्यूल्स, क्या हो जाएगा, हाँ, सॉल्यूट इज नॉट पास्ट, ठीक है। तो किसकी वजह से, ड्यू टू परमिट मॉलिक्यूल्स, जो सॉल्यूट है वो पास नहीं हुआ जाता है, तो क्या पास होता है, ओनली सॉल्वेंट, ओनली सॉल्वेंट इज पास्ड थ्रू SPM। तो हमें एक चीज वजह लगी कि जो सॉल्यूट है कि भाई वो पास नहीं करता है, ठीक है, कि वो पास नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ही जो है वो ओस्मोसिस में पास करता है। किससे पास करता है, थ्रू अ सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। लेकिन अभी इसमें एक और चीज है जिससे तुम लोग क्वेश्चन में तुम्हें फंसाया जा सकता है। वो चीज क्या है, वो चीज ये है कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज, हाँ, जो कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन सॉल्यूट के जो होते हैं वो होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट तो बचा ही नहीं है, वो सॉल्वेंट पूरा का पूरा पास हो चुका है, तो क्या बचा है यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूट बचा है, तो इसीलिए सॉल्वेंट को कंसिडर करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे बोलने अगर हम लोग कि हाई कॉन्सेंट्रेशन जो सॉल्यूट की है वही है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। और अगर हम लोग बोलने की लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जो है वही है लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो ये हमारे टॉपिक था ऑस्मोसिस का, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं डिफ्यूजन और ओस्मोसिस का, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमने पढ़ी वो ये है, एक मिनट में मैंने पेन ठीक कर लूं जरा, रब सब ठीक है, एक मिनट बस, हाँ ठीक है। हम्म, तो अब इसमें क्या है, इसमें है कि नो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमने पढ़ी, नो SPM इज रिक्वायर्ड, ये चीज हमने पढ़ी है। और ओस्मोसिस हमने वही पढ़ी है कि SPM जो है वो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डिफ्यूजन में जो है वो आपको तो सबसे इंपॉर्टेंट हमने यही पढ़ी है कि नो SPM रिक्वायर्ड है, ठीक है, और ओस्मोसिस में SPM रिक्वायर्ड है।
ठीक है, फिर दूसरा क्या है इसमें है कि बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज प्लेस्ड। ठीक है, पर लेकिन यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने पढ़ा कि ओनली, या यहाँ पर जो मूवमेंट हो रही है वो किसकी हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की हो रही थी, सॉल्यूट की कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, कि ओनली सॉल्वेंट। ठीक है, तो ओनली सॉल्वेंट इज प्लेस्ड। तो आपको चीज समझ में आ चुकी थी कि इसमें बोथ सॉल्यूट में प्रेजेंट है और उसमें और इसमें सिर्फ सॉल्वेंट प्रेजेंट है। अब अगर इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि इट, लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, हम इसको रोक नहीं सकते। अगर डिफ्यूजन हो रहा है तो डिफ्यूजन हम रोक नहीं सकते, नहीं इसको हम लोग रोक सकते हैं। इट, अब ये में इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं लिखने वाला हूं, तो इट कैन बी स्टॉप्ड बाय डूइंग रिवर्स ऑस्मोसिस। अब पूछेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है कि अप्लाइंग एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि यहाँ पर एक सॉल्वेंट नहीं, सॉरी, टू सॉल्यूट है ना भाई, क्योंकि सॉल्यूट ही था जो मूव नहीं कर पा रहा था, है ना। तो हम लोग जो डिफ्यूजन हम लोग स्टॉप कर सकते हैं, पर लेकिन हम लोग ओस्मोसिस से हम लोग स्टॉप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चौथा इसका पॉइंट ये है कि इट इज प्रेजेंट इन, इट कैन बी, हाँ, इट कैन बी डन इन लिक्विड as well as in गैस। पर लेकिन जो ऑस्मोसिस है वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में होता है, तो इट कैन बी डन इन लिक्विड ओनली। तो आपके ये एक प्रॉपर आपका हमें डिफरेंशिएट कर दिया है कि ऑस्मोसिस ऑफ, हाँ, तो फिर मैंने ये पूरा आपको बता दिया है कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। एक बार फिर से कर लेते हैं कि इसके नो एसपीएम रिक्वायर्ड, इसके लिए एसपीएम रिक्वायर्ड, both solute and solvent is placed, only solvent is placed, it cannot be stopped, it can be stopped by doing reverse osmosis, apply extra pressure on higher concentration of solution। ये पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ये वर्ड भी आपसे पूछा जा सकता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, उसका ये है कि ये प्रेजेंट होता है लिक्विड और गैस में, और ऑस्मोसिस से प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में। थोड़ा सा पेन गिर गया था, हाँ। तो अब हम लोग फाइनली चलते हैं कि ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ओस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, उसका ओस्मोटिक प्रेशर हम लोग डिनोट करते हैं इससे। अब जिसको आप लोग पाए बोलते हो, केमिस्ट्री में पाए नहीं होता, उसे हम बोलते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो पाई से हम लोग उसे डिनोट करते हैं ओस्मोटिक प्रेशर को। ठीक है,
तो ये क्या होता है कि द नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्यूट, ये सिर्फ सॉल्यूट का होता है, टू सॉल्यूशन, ठीक है, टू सॉल्यूशन विच कैन बी स्टॉप्ड और रिवर्स बाय अप्लाइंग एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है, एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ओवर सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिफ्यूजन पढ़ा, डिफ्यूजन में दोनों होते हैं। फिर उसके बाद हमने ऑस्मोसिस पढ़ा, ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्यूट जाता है सोल्यूशन में। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक पोल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर में सॉल्यूट जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है m के, और m यहाँ पे क्या है? m है आपकी मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर की। तो यहाँ पर T आपका क्या है? T आपका है टेम्परेचर, ठीक है। तो अब हमारा जो फॉर्मूला बना वो बना पाई इज इक्वल टू MRT, ठीक है। जहां पर जो R की वैल्यू है, R की वैल्यू है 0.08821, ठीक है। तो जहां पर जो R की वैल्यू है भाई वो है 0.0821 ATM अपॉन में K, ठीक है। फिर अगर हम लोग मोलैरिटी को खोलना चाहें तो मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन RT, ठीक है। तो ये आपका जो फॉर्मूला बना है, ये आपका फॉर्मूला बना है ऑस्मोटिक प्रेशर का, ठीक है, ठीक है। पर आपको पता होना चाहिए कि एक एटीएम कितना होता है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो एक एटीएम की बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, मतलब अलग अलग यूनिट्स में। तो पहली यूनिट उसकी होती है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। दूसरी उसकी होती है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। दूसरी उसकी होती है 1.01 बार। फिर हम इसे लिख सकते हैं 760 mm ऑफ Hg, और लिख सकते हैं 760 टॉर। तो ये कुछ वैल्यूज होती है एक एटीएम की, जो आपको सारी याद होनी चाहिए अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो अब चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चन पे, क्योंकि जो थ्योरी थी वो तो इसी फॉर्मूले पे बस खत्म हो चुकी है, और आपको यहाँ पर मतलब स्टॉप भी खत्म हो चुकी है। तो इसमें आपको पाई की वैल्यू हम निकालते हैं, और आपको पाई याद रखना है कि पाई से स्टैंड करते हैं, पाई स्टैंड करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, ठीक है। तो अब आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना, तो आपका अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो 3 तरीके के ऑस्मोटिक प्रेशर होते हैं, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेंगे 3 में, 1, 2 और 3, ठीक है। पहला आपका होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा आपका होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। फिर आपका आता है हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन। मोस्टली जो पूछा जाता है वो आइसोटोनिक ही पूछा जाता है,
मोस्टली आपसे एस्ट्रॉनिक सोल्यूशन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि टू solution having same क्या हो रहा है यार, टू solution having same osmotic pressure, ठीक है। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक में क्या होता है, इफ वन सोल्यूशन, अब हाइपोटोनिक में क्या होता है कि जिस एक सोल्यूशन का जो ओस्मोटिक प्रेशर है वो कम है, हैज लोअर osmotic pressure than solution, इसको रेड में लिख देते हैं, है ना, जैसे तुम्हें याद रहे। तो लोअर ऑस्मोटिक क्या प्रेशर, ठीक है। फिर वहीं पे हाइपरटोनिक आ जाता है। अब हाइपरटोनिक में क्या होता है, इफ वन solution have more concentration, क्या more concentration than the solution। तो तुम्हें ये तीन सोल्यूशन तुम्हें पता होने चाहिए, जिसमें से जो मोस्टली जो पूछा जाता है वो आइसोटोनिक ही पूछा जाता है। फिर ये मैथ्स में हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। फिर इसमें मतलब आइसोटोनिक में क्या हो रहा है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है, मतलब पाई 1 जो है वो बराबर है पाई 2 के, ठीक है। उसके बाद फिर ये हाइपोटोनिक में क्या है, हाइपोटोनिक में एक सोल्यूशन का पाई 1 का ज्यादा है पाई 2 से। तो अब हम लोग चलते हैं इस टॉपिक के क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं आसान सवाल, जिसमें क्या है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू कितना 5% वेट बाय वेट केन शुगर एट 15 डिग्री सेल्सियस। तो मैं केन शुगर, तुम्हें फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट याद होना चाहिए। केन शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11 और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 342। ये चीज तुम्हें याद होनी चाहिए, बहुत बार पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू एम आर टी, एन को ले सकते हैं एन इंटू वॉल्यूम इंटू आर की वैल्यू क्या है 0.82, हाँ 0.821 है ना, 0.0821 इंटू, ठीक है। अब ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर कितना, टेम्परेचर 15 लिया, लेकिन टेम्परेचर में इसमें केल्विन में लेना है, टेम्परेचर कितना हो जाएगा 273 प्लस 15, तो टेम्परेचर कितना हो गया 278 केल्विन, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा 278। तो अब इसको अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, पाई कितने रखा है 5 अपॉन में 342 अपॉन में 100 और अपॉन में 1000 इंटू 0.0821 इंटू 278। तो पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व कर जा रही है 3.4। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ पॉलीमर, मतलब उसका मास गिवन है, ठीक है, और उसकी वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, ऑफ अ पॉलीमर। ऑस्मोटिक प्रेशर भी गिवन है, कैलकुलेट द मोलर मास 300 केल्विन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पाई इज इक्वल टू NV/RT, RT पाई की वैल्यू कितनी रखी है 2.6 इंटू 10⁻⁻3। अब हमें उसके सबसे पहले हमें गिवन वेट चाहिए होता है, गिवन वेट
अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट जो हमें निकालना है, वॉल्यूम की दे रखी है 200 सेंटीमीटर क्यूब में है, तो कन्वर्ट करेंगे इंटू 0.0821 इंटू 300। तो यहाँ से आप जब एक्स की वैल्यू निकालोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 60,000 ग्राम। ठीक है, तो इसमें इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि मैं इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसमें इजी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं या फिर मोस्टली थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सेमी मैंने से बताया ना वो सब चीजें पूछी जाती हैं। तो आओ इसका एक और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम करेंगे, ये अगला क्वेश्चन है, a 5% weight by weight solution of the cane sugar is isotonic with 0.877% weight of urea if molar mass of cane sugar is 342, then find the molar mass of urea। अब जैसे इसमें क्या कह रहा है कि आइसोटोनिक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि आइसोटोनिक है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई 1 पाई यूरिया कह सकते हैं, पाई जो यूरिया हो जाएगा वो उस मल्टीप्लाई से बराबर हो जाएगा केन शुगर के। ठीक है, अब इसमें हम लोग N1 V1 इंटू R इंटू टी इज इक्वल टू N1 अपॉन में V1 इंटू R इंटू टी, R T से कट जाएगा। तो फिर यहाँ पर हमारा कितना दे रखा है 0.877 अपॉन, हाँ तो मतलब ये हमें यूरिया का दे रखा है, तो ये हो जाएगा 342, वॉल्यूम से वॉल्यूम भी कट जाएगा। फिर यहाँ पे हमें दे रखा है, हमें निकालना है केन शुगर का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5, एक सेकेंड, यूरिया का 0.877 है और 342 नहीं यहाँ पर आएगा ना एक्स, हाँ यहाँ पर एक्स आएगा, और केन शुगर 5 था और अपॉन में 342। तो आप लोग यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालना चाहोगे तो क्या आएगा 0.87 इंटू 342/5। तो आप जब इस एक्स की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपकी मोलर मास ऑफ आपकी यूरिया आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रहता है, उसके बाद इस वीडियो खत्म। रिवर्स ऑस्मोसिस। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स, वो रिवर्स हो सकती है अगर जो प्रेशर है वो लार्जर है देन द ऑस्मोटिक प्रेशर देन द सॉल्यूशन साइड। और मतलब एक बार फिर से पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है कि कैन बी रिवर्स, जो कि प्रेशर लार्जर हो ऑस्मोटिक प्रेशर का, किससे, सॉल्यूशन साइड से, सॉल्यूशन साइड से उसका प्रेशर कम हो। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये होगा कि तो द प्योर सॉल्वेंट जो भी है वो एसपीएम से बाहर निकल जाएगा। एसपीएम पता होना चाहिए, एसपीएम क्या होता है, सेमी प्रीएमेबल मेम्ब्रेन, तो वो उससे बाहर निकल जाएगा जो प्योर सॉल्वेंट होगा। तो अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही। जो अगला टॉपिक है, जो अगला लेक्चर है वो होगा वेंटो फैक्टर्स के ऊपर, मतलब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। अब इस लेक्चर के बाद खत्म हो गई है, अब जो अगला टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे वेंटो फैक्टर अगले लेक्चर में। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए।